हाँ भाई 10th क्लास, कैसे हो सब? बढ़िया। देखो तो अपने पास एक नया चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? आवर एनवायरनमेंट। डरने की बात नहीं है, चैप्टर बहुत छोटा है, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट लगेंगे चैप्टर के अंदर, चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। चलो पढ़ते हैं साथ में फिर। तो देखो एनवायरनमेंट होता क्या है, तो व्हाट इज एनवायरनमेंट? तो बेसिकली एनवायरनमेंट है क्या, जब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सब आपस में क्या करते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। ये तो चलो अपने पास चैप्टर की हेडिंग हो गई। चैप्टर में अपने को पढ़ना कहां से है, तो चालू करते हैं कहां से, इकोसिस्टम से, है ना। चैप्टर का अपने पास मेन टॉपिक क्या है शुरुआत में, दैट इज इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है, तो देखो बेसिकली इकोसिस्टम है क्या, तो ये एक इंटरैक्शन है। क्या है? एक इंटरैक्शन है किस किस के बीच में, लिविंग थिंग्स के बीच में, जो कि हमारे पास इनको क्या बोलते हैं, बायोटिक, और क्या, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स जिनको अपन लोग क्या बोलते हैं, एबायोटिक बोलते हैं। तो किस तरीके से बायोटिक थिंग्स और नॉन और एबायोटिक थिंग्स आपस में एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसी को क्या बोलेंगे हम, इकोसिस्टम बोलेंगे। अब इकोसिस्टम को हम क्या करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कौन सा, दैट इज नेचुरल, और एक कौन सा है अपने पास, दैट इज आर्टिफिशियल। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, ऐसा इकोसिस्टम जो कि अपने आप से बन रहा है और इसमें इंसानों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, मतलब इंटरफेरेंस है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा इकोसिस्टम जो कि कहीं ना कहीं सिर्फ बाय नेचर है, ठीक है, नेचर उसको खुद देखता है, वो क्या हो जाएगा अपने पास, नेचुरल इकोसिस्टम। और ऐसा जिसको क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस कंट्रोल कर रहे हैं, हम ह्यूमंस के ऊपर क्या है, वो निर्भर है, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा मेरे पास, ओशियन हो गया, रिवर हो गया, रिवर लाइफ, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड्स हो गए, ठीक है। ये सब हमारे पास किसके पार्ट हैं, नेचुरल इकोसिस्टम के पार्ट है। बात करता हूं आर्टिफिशियल के बारे में, तो आर्टिफिशियल में मेरे पास क्या क्या आ सकता है, मान लो मेरे पास कोई क्रॉप फील्ड है ना, मैं अपने मेरे पास एक खेत है, मैं उस खेत में अपने क्रॉप्स उगा रहा हूं, तो वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल। मेरे पास एक एक्वेरियम है जिसमें मैं अपनी खुद की मछलियां पाल रहा हूं, वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, ठीक है। कोई छोटा मोटा गार्डन है, ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरे पास कि इकोसिस्टम दो टाइप के कौन कौन से हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब एक इकोसिस्टम को इकोसिस्टम बनाता कौन है, इसके अंदर पाए जाने वाले इसके कंपोनेंट्स, जिसके बारे में हमने पहले बात करी है, कौन कौन से, बायोटिक और एबायोटिक। तो जानते हैं कि होते क्या क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। क्या क्या है अपने पास, एक बायोटिक, ठीक है। अब बायोटिक में कौन से आएंगे, सारे लिविंग बींग्स, सारे लिविंग बींग्स जितने भी अपने पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं क्या है, बायोटिक के पार्ट्स हैं। अब जो ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इनको हम क्या करते हैं, तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैसे कैसे, तो देखो, एक प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, और तीसरा डिकंपोजर, ठीक है। देखो पहला क्या है, प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर और तीसरा डिकंपोजर। अब ये प्रोड्यूसर क्या होता है, तो प्रोड्यूसर वो जिसका मेजर काम क्या है, खाने को प्रोड्यूस करना, ठीक है। और अगर तुम देखोगे तो अर्थ के ऊपर जो प्रोड्यूसर है वो कौन है, ग्रीन प्लांट्स। तो जितने भी मेरे पास ग्रीन प्लांट्स हैं या फिर मेरे पास ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सब मेरे पास क्या है, प्रोड्यूसर्स। ब्लू ग्रीन एल्गी ये सब मेरे पास क्या है, प्रोड्यूसर्स। क्यों? क्योंकि इनके पास ये कैपेबिलिटी है कि ये सनलाइट की मदद से क्या कर सकते हैं, अपना खाना बना सकते हैं, बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बट अगर आगे बात करूं कंज्यूमर्स के बारे में, तो कंज्यूमर्स कौन है, जो कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड है, कि जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा अपन लोग उसको खाएंगे, जैसे कि मैं, तुम, ठीक है। तो कंज्यूमर्स को भी हम क्या करते हैं, तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा, प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर और तीसरा टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है? तो प्राइमरी वो जो कि सिर्फ क्या करते हैं, घास फूस को खाते हैं, जैसे कि हमारी गाय माता, बकरा, बकरी, ये सब, ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। बात करें सेकेंडरी के बारे में, तो सेकेंडरी कौन हो जाएंगे हमारे पास, कार्निवोरस। ये तो हो गए मेरे पास हार्बिवोरस, ये कौन हो जाएंगे मेरे पास, कार्निवोरस, जैसे कि शेर, चीता, ठीक है, शेर, ठीक है। थर्ड क्या है मेरे पास,
टर्शियरी कंज्यूमर, इसमें कौन आते हैं? ओमनीवोरस। ठीक है, ओमनीवोरस जैसे कि हम इंसान, हमारा भालू भाई, ये सब क्या है हमारे पास? ओमनीवोरस। ठीक है, लास्ट देखें तो लास्ट मेरे पास क्या है? डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स कौन है? देखो, प्रोड्यूसर्स पढ़ लिया, कंज्यूमर्स पढ़ लिया, कंज्यूमर से सब कुछ खा लिया। अब अगर बात बताओ, अगर प्रोड्यूसर भी मर जाए और कंज्यूमर भी मर जाए, अब इन दोनों को मिट्टी में कौन मिलाएगा? डिकम्पोजर्स। कौन मिलाएंगे? डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर का मेनली काम क्या होता है? चीजों को डिकम्पोज करना और मिट्टी के अंदर उनको मिला देना, जिससे जो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो वापस से क्या हो जाए? रिप्लेनिश हो जाए। मतलब जो मिट्टी ने अपनी न्यूट्रिशन लूज करी है वो वापस से रीगेन कर ले बाय द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स। अब इसमें एक बात है देखना, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि पैरासाइट, जो ये पैरासाइट है ये किसके अंदर आएगा? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या डिकम्पोजर? ठीक है, इसका आंसर कहां चाहिए? कमेंट्स के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हो, आगे बात करते हैं। तो देखो किस तरीके से ये सब जो है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। उसको पढ़ने के लिए हम एक चीज पढ़ते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? फूड चेन, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास? फूड चेन। तो फूड चेन है क्या? तो फूड चेन एक सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पे डिपेंड है, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे। तो ऐसे करके अपने पास पूरी पूरी एक चेन बनती है और उसी को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज मान लो मेरे पास क्या है? प्रोड्यूसर, उसको कौन खा रहा है? कंज्यूमर। कंज्यूमर अपने पास तीन टाइप के थे, कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। इसका पूरा पूरा एक बनता है अपने पास पिरामिड। बुक के अंदर तुमको याद हो तो ऐसे करके अपने पास एक बनता है पिरामिड, जहां पर नीचे होते हैं प्रोड्यूसर, ऊपर कंज्यूमर, कौन से? प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये पिरामिड इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं किसके बारे में? प्रोड्यूसर आर कंज्यूम बाय कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। एग्जांपल देखो, एक मान लो मेरे पास एक ग्रीन प्लांट है। ठीक है, ये ग्रीन प्लांट क्या करेगा? अपना खाना बनाएगा बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, अब ये ग्रीन प्लांट को मान लो कोई जो ग्रास ऑफर टिड्डा वो खाता है, तो ये मेरे पास एक इंसेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर्स के ऊपर। अब मान लो जो ये टिड्डा है इसको कोई खाता है, मेंढक, फ्रॉग, तो ये क्या हो गया मेरे पास? सेकेंडरी कंज्यूमर। और इस फ्रॉग को मान लो खाता है स्नेक, तो ये क्या हो गया मेरे पास? टर्शियरी कंज्यूमर। तो यहां पे देखिए अगर, तो हर एक जीव को कहीं ना कहीं कोई दूसरा जीव खा रहा है और ये एक दूसरे के ऊपर क्या है? सब इंटरडिपेंडेंट है। इसी चेन को या फिर इसी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे? फूड चेन बोलेंगे। और जब ऐसे बहुत सारे फूड चेन आपस में एक साथ इंटरमर्ज होते हैं उसको फूड वेब बोलते हैं। सिंपल है। फूड चेन, फूड वेब क्या है? फूड चेन क्या है? एक सीक्वेंस जहां पर एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे को खा रहा है अपने एनर्जी की नीड्स पूरे करने के लिए। और अगर बहुत सारे फूड चेन आपस में एक साथ हैं तो क्या बोलेंगे? उसको फूड वेब बोलेंगे। अब पेपर में यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा? तो पेपर में यहां पे एक चीज आती है कि देखो जो ये फूड चेन है, इस फूड चेन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक फूड चेन कौन सी? जो कि जमीन पे चलने वाली है, जिसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल फूड चेन। और एक कौन सी? पानी वाली, जिसको बोलते हैं एक्वेटिक फूड चेन। और एक्वेटिक फूड चेन से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो देखो एक बार, देखो फूड चेन दो टाइप की है। कौन कौन सी? एक एक्वेटिक, एक्वेटिक क्या? जलपरी वाली। और एक कौन सी मेरे पास? टेरेस्ट्रियल, शेर वाली। तो देखो एक्वेटिक में क्या होता है, तो हमारे पास छोटे छोटे जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं। देखो जीव तो हर जगह ही है, बट ये जो जीव हैं थोड़े स्पेशल हैं, इनको बोलते हैं प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स क्या है मेरे पास? इनको तुम एलिगरी मान सकते हो। तो जो मेरे पास प्लैंक्टन्स, ये वो जीव हैं जो कि समुद्र के अंदर रहकर क्या करते हैं? समुद्र में खाना बनाते हैं। वही सेम प्रोसेस फोटोसिंथेसिस क्या करेंगे? जो सूरज की रोशनी है उसको कन्वर्ट करेंगे एनर्जी के अंदर और अपना खाना बनाएंगे। तो ये कौन है? प्लैंक्टन्स। अब प्लैंक्टन्स भी देखो दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेरे पास क्या? दैट इज फोटोप्लैंक्टन्स। एक कौन है मेरे पास? फोटोप्लैंक्टन्स। और एक क्या है मेरे पास? जूप्लैंक्टन्स। तो फोटोप्लैंक्टन्स वो जो खाना बना रहे हैं और जूप्लैंक्टन्स वो जो उन्हीं को खा रहे हैं, मतलब अपने भाई बंधु को खा रहे हैं। तो देखो इसकी फूड चेन कैसी होती है। सबसे पहले क्या होगा मेरे पास? फोटोप्लैंक्टन्स, दे आर प्रोड्यूसर्स, दे आर कंज्यूम्ड बाय जूप्लैंक्टन्स।
दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। देन जो जू प्लैंक्टन्स है, इनको कौन खाएगा? दे आर कंज्यूम बाय स्मॉल फिश, छोटी मछली। अब मान लो जो स्मॉल फिश है, दे आर कंज्यूम बाय बिग फिश। तो इस तरीके से मेरे पास क्या बन गई? एक एक्वेटिक फूड चेन बन गई। अब अगर बात करो टेरेस्ट्रियल फूड चेन के बारे में, तो यहां पर मेरे पास प्रोड्यूसर कौन होगा? ग्रीन प्लांट्स। तो जितने भी मेरे पास ग्रीन प्लांट्स या एल्गीज हैं, वो सब क्या हो गए? प्रोड्यूसर्स। इनको कौन खाएगा? तो मान लो इनको खाता है कोई, क्या? इंसेक्ट खाता है। देन इंसेक्ट्स आर कंज्यूम बाय, फ्रॉग हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, ये सब इनको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट में क्या हो जाएगा मेरे पास? स्नेक। तो इस तरीके से मेरे पास क्या बन गई? दो फूड चेन बन गई, एक एक्वेटिक फूड चेन और एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन। अब चाहे कोई सी भी फूड चेन हो, इसमें हमको ध्यान में क्या रखना है? देखो, तो यहां पर एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। यहां पे एक टर्म आएगा जिसको क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। अब ये ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल मींस कि हर एक फूड चेन में कितने स्टेप्स हैं। हर एक फूड चेन में कितने स्टेप्स है? तुम इसको ऐसा मान सकते हो कि कितनी सीढ़ियां हैं। एक फूड चेन में कितनी सीढ़ियां हैं, और उन्हीं स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। दैट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ फूड चेन। देखिए, जैसे कि ये देखो, इसमें एक मेंबर, 2, 3, 4 मेंबर्स हैं। तो इनमें स्टेप्स कितने हैं? एक स्टेप, 2 स्टेप और ये 3 स्टेप। तो जो ये फूड चेन है, ये फूड चेन कितने ट्रॉफिक लेवल की है? 3 ट्रॉफिक लेवल की फूड चेन है। ऐसे ये भी कितने लेवल की है? 3 ट्रॉफिक लेवल की फूड चेन है। और एक बात ना नोट करना, नोट करने वाली बात क्या है कि फूड चेन के अंदर मैक्सिमम 3 से 4 ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। अब उससे ज्यादा क्यों नहीं होते? तो उसको समझने के लिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको क्या बोलते हैं? 10% लॉ। 10% लॉ नाम से एक टॉपिक है, और ये टॉपिक हमको बताएगा कि एक फूड चेन के अंदर मैक्स टू मैक्स 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल ही क्यों होते हैं। अगर उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा? चलो डिस्कस करते हैं एक बार, ठीक है। देखो, 10% लॉ पढ़ने के लिए सबसे पहले लिखते हैं एक फूड चेन। 10% लॉ पढ़ने के लिए लिखते हैं एक फूड चेन। तो मान लो वही ग्रीन प्लांट्स, बेसिक फूड चेन, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स कंज्यूम बाय इंसेक्ट्स, देन इंसेक्ट्स आर कंज्यूम बाय, कोई भी मान लो मेरे पास फ्रॉग हो गया वापस से, देन स्नेक हो गया। चलो इसमें एक ऐड करते हैं, मान लो ईगल होगी मेरे पास, है ना, हॉक हो गया। तो ये मेरे पास एक पूरी फूड चेन बन गई, ठीक है। अब तुम देखोगे तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ये ग्रीन प्लांट्स क्या हैं? प्रोड्यूसर्स। तो ये क्या करते हैं कि ये हमारे सूरज मामा, दैट इज सन। तो सन से जो भी एनर्जी आती है, दैट इज सोलर एनर्जी। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं, इनके पास होता है क्लोरोफिल। इनके पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की हेल्प से ये क्या करेंगे? जो सन के पास सोलर एनर्जी है उसको कर देंगे चेंज, किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। और वो केमिकल एनर्जी से ये क्या करेंगे? फिर अपना खाना बनाएंगे बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि सूरज के पास जितनी भी रोशनी है, जितनी भी रोशनी है, जितनी भी एनर्जी है, उसका सिर्फ 1% ये इस्तेमाल कर पाते हैं, सिर्फ 1%। अब सोच लो सन के पास कितनी एनर्जी है, और अगर सन की जो एनर्जी है सिर्फ उसका 1% इस्तेमाल करके जो धरती के ऊपर हर एक लीव, हर एक जो पर्सन सर्वाइव कर रहा है, तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी? ठीक है, सोचो, बहुत बड़ी चीज है ये। अब जो ग्रीन प्लांट है, ये क्या करते हैं? उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाएंगे। उसमें से 90% एनर्जी को करेंगे यूटिलाइज, किस चीज के लिए? अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, फ्रूट्स ग्रो करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। और जो रिमेनिंग 10% एनर्जी है वो आगे पास ऑन कर देंगे, किसके पास? नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के पास। अब जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वो क्या करेगा? उस 10% एनर्जी को करेगा यूटिलाइज पूरे 100% के फॉर्म में, और उसमें से क्या करेगा? ये 90% को इस्तेमाल करेगा, देन 10% को आगे पास ऑन कर देगा। सेम फ्रॉग भी क्या करेगा? 90% एनर्जी का इस्तेमाल करेगा अपने आप को ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, देन आगे क्या करेगा? 10% को पास कर देगा। तो ऐसे करते 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 क्या है, 10% जो एनर्जी है वो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ती जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? 10% लॉ बोलते हैं। अब मानते हैं, मान लो सूरज के पास एनर्जी कितनी है? मान लो 10,000 किलो जूल, इतनी एनर्जी सूरज के पास है। इसका सिर्फ 1% किसके पास आया? प्लांट के पास। अब इसका 1% कितना हो गया? तो वो हो गया मेरे पास 100 किलो जूल। अब 100 किलो जूल में से 90% इन्होंने रखा और 10% आगे पास कर दिया, मतलब कितना? 10 किलो जूल।
अब सेम इंसेक्ट ने आगे पास कर दिया कितना, 1 किलो जूल। इसने आगे कितना पास कर दिया, डेट इज 1000 जूल। और ईगल पे कितना आया, सिर्फ 100 जूल। अब देखो शुरुआत में कितनी एनर्जी थी अपने पास, 10,000 किलो जूल, बट ईगल पे कितनी एनर्जी आ रही है, सिर्फ 100 जूल। अब अगर ईगल को कोई और इंसेक्ट खा ले या फिर कोई और जानवर खा ले तो उस पर एनर्जी कितनी होगी, सिर्फ 10 जूल। और अगर उसको भी कोई खा ले तो कितनी, 1 जूल। तो जैसे जैसे मेरे पास ट्रॉफिक लेवल बढ़ेंगे, जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हर एक फूड चेन के अंदर अगर ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा, ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये चीज ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, 3 से 4 मेंबर ही रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया 10% लॉ। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, 10% लॉ अपना इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वो पढ़ते हैं, चैप्टर का सेकंड पार्ट है वो। चलो चालू करते हैं। ठीक है, देखो एक चीज रह गई थी, देख लेते हैं। अब वो चीज क्या है मेरे पास, दैट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देखो मजाक से हटके इस टॉपिक से तुमको हर एक सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन मिल जाएगा और वो क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो टॉपिक को समझो कि टॉपिक है क्या। टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है। देखो क्या होता है कि हर एक फूड चेन के अंदर हम क्या करते हैं कि मान लो मेरे पास एक मेरा खेत है, मैं उस खेत में क्या कर रहा हूं, कोई क्रॉप उगा रहा हूं। तो क्रॉप को उगाने के लिए मैं डालूंगा कीटनाशक, दैट इज पेस्टिसाइड्स, मैं डालूंगा वीडिसाइड्स जिससे वीड्स मर जाए। तो ऐसे क्या होगा, मैं जो केमिकल्स है वो अपने खेत में डालूंगा। तो जो मिट्टी होगी उसके अंदर वो केमिकल्स जाएंगे। तो पेड़ पौधे क्या करेंगे, रूट की हेल्प से वो सारे केमिकल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो पेड़ पौधों के पास केमिकल्स आई, हाँ आई। अब वो अगर मानो अब उस पेड़ पौधे को कोई दूसरा जानवर खाएगा तो क्या वो केमिकल्स उसके पास भी जाएंगे, हाँ भाई जाएंगे। अब उस जानवर को कोई और खाएगा तो वो केमिकल्स उसके पास भी जाएंगे, हाँ जाएंगे। तो है क्या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, तो ये बताता है कि जैसे जैसे फूड चेन अपने पास है तो फूड चेन के अंदर जो केमिकल्स की मात्रा है वो भी बढ़ रही है। तो यही फूड चेन के अंदर केमिकल्स की मात्रा बढ़ना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एट एवरी ट्रॉफिक लेवल स्टेज ऑफ फूड चेन इज नॉन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, देखो क्या है, इंक्रीजिंग अमाउंट of harmful chemicals at every level, every trophic level of a food chain is called biological magnification। एक बात का ध्यान रखना, हर एक फूड चेन में टॉप मोस्ट लेवल पे कौन है, हम इंसान। तो हम इंसानों के अंदर केमिकल्स की मात्रा क्या होगी, बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इंसानों के अंदर आजकल के टाइम पर बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। तो मेरी सलाह मानो, ऑर्गेनिक फूड खाओ भाई। देखो जो अगर तुम देखोगे जो हमारे दादा दादी जो गांव में रहते हैं वो अभी भी मतलब 60-80 साल की उम्र में उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। क्यों, क्योंकि वो ऑर्गेनिक फूड्स खा रहे हैं। बट हम 50 साल के हुए नहीं कि बेड पकड़ के बैठ गए, है ना। ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से। ठीक है, अब आता है मेरे पास क्या, दैट इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो देखो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो टॉपिक है, इस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम टॉपिक में अपने को 2 चीज पढ़नी है। एक तो पहला क्या पढ़ना है, ओजोन, ओजोन क्या है, और दूसरा मेरे पास क्या है, दैट इज वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ओजोन के बारे में। ओजोन है क्या, ओजोन बेसिकली मेरे पास क्या है, एक ऑक्सीजन का कंपाउंड है। ठीक है, जो कि किससे बनता है, जब 3 ऑक्सीजन के एटम्स आपस में मिलते हैं तो ओजोन बनाते हैं, जैसे कि O3, दैट इज O3। व्हाट इज ओजोन, ओजोन इज एन, ठीक है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ओजोन O3 बनता कैसे है, देखो। अब ये ओजोन बेसिकली पाया कहां जाता है, अर्थ है, अर्थ के एकदम सबसे अपर मोस्ट एटमॉस्फेयर में ये पाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब सन की हार्मफुल यूवी रेज आती हैं तो वो हार्मफुल यूवी रेज क्या करती हैं, इस ऑक्सीजन एटम को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं ओ के अंदर। अब ये O के ऊपर डॉट क्यों है,
इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, जो कि 11th क्लास में पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखो पढ़ लेंगे आगे जाकर। ठीक है, बस देखो तो ये जो O है ये अभी हाईली अनस्टेबल फॉर्म में है ना, ये वापस अपना को जोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जब इनको तोड़ते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो आपस में जुड़ नहीं पाते हैं वापस ये। तो ये क्या करेंगे, अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर O3 का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी O3 को हम क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं। ओजोन वैसे है तो हमारे लिए हेल्पफुल, बट हमारे लिए हार्मफुल भी है अगर ये कहां पे हो? अपने सराउंडिंग में, क्योंकि ये एक डेडली पॉइजनस गैस है। ठीक है, तो ये जो ओजोन है, देख लिया इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, अब ये ओजोन करता क्या है? तो ओजोन जो है ये हमको बचाता है किससे? सन के हार्मफुल यूवी रेडिएशन से। कि जो सन की रेज आ रही हैं, सन की रेज आती हैं सीधे ऐसे ओजोन लेयर से क्या करेंगी? टकराएंगी, वापस भाग जाएंगी। सन की रे आई, टकराई, चली गई। तो इस तरीके से क्या करती हैं? हमारे अर्थ को बचाती हैं किससे? सन के हार्मफुल यूवी रेज से। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है कि ये ओजोन लेयर डिग्रेड कैसे हो रही है, डिप्लीट कैसे हो रही है, इसका डिप्लीशन हो गया या फिर। ठीक है, तो इसका डिप्लीशन कैसे हो रहा है? तो देखो हम सब लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं CFC गैस, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्या है? CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। अब जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, ये गैस क्या करती है? ये ओजोन लेयर है इसको डिग्रेड करती है। ठीक है, तो अब तो चलो कहीं ना कहीं इस गैस का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, बट जब इस गैस का इस्तेमाल करते हैं हम मिड 90 सेंचुरीज के आसपास में, तो उससे ओजोन लेयर को बहुत नुकसान पहुंचा था। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे पास ओजोन मतलब कैसे बनती है, कैसे कैसे उसका काम है। अब लास्ट टॉपिक है अपने पास, इट इज वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट, ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या है? वेस्ट, है ना। व्हाट इज वेस्ट पूछता है भारत। कचरा क्या है? तुम हम कचरे हैं? देखो, ऐसी कोई सी भी चीज जो कि इंसानों के इस्तेमाल के लिए है ही नहीं। मान लो ये मार्कर मेरे इस्तेमाल के नहीं है, तो मेरे लिए क्या है? ये कचरा। अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। देखो तो वेस्ट क्या है? एनीथिंग दैट इज नॉट यूज फॉर ह्यूमंस इज रिगार्डेड एज वेस्ट। ठीक है, तो कोई भी चीज जो कि इंसानों के यूज के लिए नहीं है उसको वेस्ट बोलते हैं। वेस्ट को हम क्या करते हैं? दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा? दैट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, तुमने पढ़ा होगा उसको 7th क्लास के अंदर भी। ऐसी एक मेरे पास क्या है? दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, है ना। तो जानते हैं इनके बारे में होते क्या क्या है। ऐसे वेस्ट जो कि कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, क्या करते हैं? आराम से डिग्रेड हो जाते हैं ना। दोज वेस्ट जो कि आराम से मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऐसे वेस्ट को आराम से मिट्टी के अंदर मिला देंगे। उन्हीं वेस्ट को क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और ऐसे वेस्ट जो कि मिट्टी के अंदर नहीं मिल पाते डिकम्पोजर की हेल्प से, उनको क्या बोलेंगे हम? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, दोनों के अपने यूजेस भी हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, अब ऐसे की बात करें, इसमें एग्जांपल क्या सकते हैं मेरे पास? हमारे घर से निकला हुआ वेस्ट, जो कि कौन सा है मेरे पास? फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट, है ना। घरों के अंदर जो मेरे पास फ्रूट पील्स है, वेजिटेबल वेस्ट है। ठीक है, उसके अलावा ठीक है ये सब हमारे पास क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। चाय पत्ती होगी। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या सकता है? ऐसे वेस्ट जो कि मिट्टी में नहीं मिलते। एग्जांपल प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, स्टील हो गया। ये सब चीजें जो कि मिट्टी में नहीं मिलती, इनको क्या बोलेंगे हम? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी के लिए अच्छा है, बट अगर एक लंबे समय तक ये वेस्ट कहीं पे पड़ा हुआ है तो हमारे लिए नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये सड़ेगा, और जब सड़ेगा तो क्या करेगा? ये स्मेल प्रोड्यूस करेगा, और उस स्मेल से क्या होगा? एयर पोल्यूशन। ठीक है ना। क्वेश्चन आता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के हार्मफुल कौन क्या क्या है। ठीक है, तो हार्मफुल पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो पहला हार्मफुल पॉइंट्स क्या है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या करते हैं? पोल्यूशन कॉज करते हैं। कौन सा? एयर पोल्यूशन। साथ साथ में ये क्या करते हैं? डिसीज कॉज करते हैं, क्योंकि अगर ये वेस्ट कहीं पड़ा हुआ होगा तो वो वेस्ट गलेगा, और जब वो सड़ेगा गलेगा तो क्या करेंगे? जो मक्खियां होती हैं, हाउस फ्लाई, वो उसके ऊपर आकर अटैच होंगी, और वहां से फिर वो क्या करेंगी? बीमारियां फैलाएंगी। ठीक है, साथ साथ में बड़ी गंदी स्मेल आती है यार, बास इतनी गंदी आती है ना, तो मैंने नाक के बाल जल जाएंगे, इतनी गंदी बदबू आती है इन वेस्ट से। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे पास तीन क्या है? इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, लास्ट देखते हैं कि इस वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, है ना। जो ये वेस्ट है, वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? तो देखो, इस वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है मेरे पास? दैट इज इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हम क्या करते हैं?
चीजों में आग लगा देंगे और उसको राख राख में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो अगर मेरे पास कोई वेस्ट है, उसको मैंने क्या किया, अगर इंसिनरेट किया मतलब मैंने उसको राख में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। राख जो है फिर वो हमारे लिए यूजफुल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग क्या है, कोई एक बंजर जमीन देखी जो कि हमारे किसी काम की नहीं है, जाओ वहां पर कूड़ा फेंक किया, जो काम खत्म, ठीक है। बट ये एक सही एक वे तक सही है, बट उसके बाद ये बेकार है, ठीक है ना। दिल्ली में खुद के अपने कूड़े के पहाड़ है, देख लो। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, दैट इज 3R सिस्टम। 3R सिस्टम क्या होता है मेरे पास, दैट इज रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस। तीन कौन सा है मेरे पास, दैट इज रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है इसका, कंपोस्टिंग। अभी कंपोस्टिंग क्या होता है, देखो कंपोस्टिंग जो है एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है वेस्ट को ठिकाने लगाने का। मतलब ऐसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को छांटो और क्या करो, बाय द हेल्प ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवर्म, अर्थवर्म की हेल्प से क्या करो, इस वेस्ट में तो खाद, और फिर खाद को बेच दो। बहुत तगड़ा चलता है इसका बिजनेस। तुम देखोगे पंजाब के अंदर जो ये ना फसल काटने के बाद जो अपने पास वेस्ट बचा, कुछ लोग तो उसको जला देते हैं, बट जो लोग समझदार है वो क्या करते हैं, उस वेस्ट को ना कंपोस्ट बना देंगे और फिर उस कंपोस्ट को महंगे दाम में बेचते हैं, ठीक है। तो कंपोजिंग में मेरे पास क्या एक तरीका है जिससे मैं क्या करता हूं, वेस्ट को मैनेज कर सकता हूं, ठीक है। तो चैप्टर बस यहीं पे चैप्टर अपना खत्म होता है, ठीक है। कुछ इसके 10-12 अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आ रखे हैं, तो एक बार मैं तुमको वो लिख के भेज दूंगा, ठीक है। तो चैप्टर के जस्ट नीचे ना, वीडियो के नीचे तुमको एक लिंक मिल जाएगा, वो क्वेश्चन होंगे, तो वो क्वेश्चन ट्राई करना। चैप्टर पे खत्म करते हैं।